मैं तो देसी जाट आदमी, ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं, लेकिन मेरे अपलाइन बहुत पढ़े लिखे और एकदम बिंदास आदमी थे दोनों, MSc BEd। हेलो मास्टर आदमी जो ना समझे उसको भी समझा दें, श्री विजयपाल सर और माधव सर। मैं चाहूंगा दोनों महागुरु जी लोगों के लिए तालियां होनी चाहिए। उन्होंने एक बात बताई, तस्वीर, ये तो छोटी सी बात है, आदमी को डायमंड बनना है, अमीर बनना है, पर्सनल चॉइस है, उस काम को करे ना करे। लोगों को, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें बड़ी देर से समझ में आती हैं। हमारे देश में अंग्रेज सन 1600 में आए और 1857 में जाकर के तो हमें समझ में आया कि इन्हें भगाना भी है। हेलो, ताली मत बजाओ, सबको समझ में तब भी नहीं आया था। सबको समझ में आने के लिए तो 90 साल लगी। 1857 में ही समझ में आया था तो और पहले भाग जाते वो। हेलो, 90 साल बाद। ऐसा नहीं था वो इतने पावरफुल थे और हम भगा नहीं सकते थे, हम ही ने भगाया उनको। और 1857 में भी अगर एक एक कंकर भी उठा के मारते ना, अंग्रेजों की कबर यहां हिंदुस्तान में बन जाती भाई साहब। लेकिन हमको थोड़ी देर से समझ में आता है। हेलो, आज के टाइम पे भी देख लो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लाल किले से चिल्ला के बोलते भाई साहब टॉयलेट बनवा लो। लोगों को अभी ये भी समझ में नहीं आ रहा टॉयलेट बनवाना भी जरूरी है। टाई लगा के तो घूम रहे होंगे, लेकिन सवेरे लोटा पार्टी में शामिल होते हैं। सब खुले में जो आ जाती है ना, वो 4x6 के कमरे में नहीं है। ये तो थोड़ी बड़ी बात होगी ना, धंधा करना। हमें यही समझ में नहीं आ रहा सारा सुसु कहां करनी है, कहां नहीं करनी है। हेलो, तो हमारी कंपनी को तो अभी 17 साल हुई हैं। 90 साल में तो अंग्रेजों की बात समझ में आई थी, इन्हें भगाना है। कोई बात नहीं बेटा, लगा रहे। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे आज इतिहास में क्रांतिकारियों को जाना जाता है, वैसे तुम्हें जाना जाएगा आर्थिक क्रांतिवीरों के रूप में। और दोस्तों, मिशन बना लिया। जिनको हमारी सोच पे और हमारी लीडरशिप पे भरोसा होगा वो जरूर आएंगे और ऐसे लोगों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ये कारवां रुकेगा नहीं, मरते दम तक लगातार चलते रहेंगे। और दोस्तों, चलने की शुरुआत करी, 17 साल की उम्र थी मेरी। बच्चा बोलते थे लोग, किसी के भी सामने जाकर के बैठूं, सीरियस नहीं लेता था कोई बंदा, ये अलग बात है। लेकिन मेहनत करने का कमिटमेंट था। ऊपर वाला जब देता है ना, तो वो न किसी की उम्र देखता है, न उसका रंग रूप देखता है, न जाति देखता है, न धर्म देखता है। वो सिर्फ एक चीज देखता है कि जो तुम मांग रहे हो, तुम उसकी कीमत चुका रहे हो कि नहीं। और मैंने ऊपर वाले से जो मांगा था, उसकी कीमत चुकाने के लिए मैं तैयार था। और उसने मुझे 23 साल की उम्र में डायमंड बना दिया था। दोस्तों, 16-17 साल की उम्र में जिन हाथों में फावड़ा हुआ करता था, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था जब मैं 25 साल का हो जाऊंगा तो इन्हीं हाथों में BMW की स्टीयरिंग होगी। ये पावर है सेफसॉफ्ट कंपनी की, ये पावर है सिस्टम की, ये पावर है मेरे ग्रेट मेंटर्स की। आज मैं आपको बता दूं, अकेले शुरुआत करके मेरा परिवार, सेफसॉफ्ट का परिवार 4.25 लाख लोगों का हो चुका है। जिन लोगों ने मेरे साथ चलने की शुरुआत करी थी, न केवल मैं डायमंड बना, बल्कि मेरी टीम में 100 लोग ऐसे हैं जो अब तक डायमंड बन चुके हैं। 100 लोग, 200 लोग अभी पाइप में हैं, अगले 6 से 8 महीने के अंदर वो भी बन जाएंगे। हेलो, तो ये इस तरीके से कारवां बढ़ रहा है और ये ऐसे ही बढ़ेगा। हम लोग जब भी बिजनेस के बारे में जानकारी लेते हैं तो मिस्टेक एक ही होती है, काम अच्छा लगता है, इनिशियली लेवल पे एक मिस्टेक कर देते हैं कि हम सलाह लेने के लिए चले जाते हैं। मैंने भी सलाह ली थी जब मैंने बिजनेस की शुरुआत करी। आप तो अपने लोग हैं, आपको तो खुल के बता सकते हैं। बता दें सर? चलो ठीक है सर, शैलेंद्र जी ने भी बोल दिया। किसी को बताओगे तो नहीं? ठीक है सर, आप ही को बता रहा हूं। मैं भी सलाह लेने के लिए गया। सबसे पहले मैंने सलाह ली, मेरे जीजा जी थे, मैंने उनसे सलाह ली। हेलो, और उन्होंने इतनी बढ़िया सलाह दी, वो एक सलाहगीर संघ और पकड़ के लाए थे और उसको समझा के लाए कि देख हमारा साला पागल हो गया, तू भी समझाइयो, मैं भी समझाऊंगा।
और दोनों मिशन बना के आए थे कि इसको इस कंपनी से डिट्रैक्ट करके पढ़ाई में ध्यान दे, ऐसा समझा के आएंगे। और मैं सोच के बैठा था इन दोनों को ज्वाइन कराऊंगा। हेलो। तो हालांकि मैं उनको ज्वाइन उस समय नहीं करा पाया, लेकिन वो मुझे डिट्रैक्ट नहीं कर पाए। मेरा फोकस क्लियर था। मैंने उनको एक ही बात बोली, आपको आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, लेकिन मुझे तो ये काम करना है और इसमें डायमंड मार के दिखाना है। थैंक यू। मैंने अपनी मौसी जी के बेटे से उनसे सलाह ली, तो उन्होंने भी बड़े प्यार से समझा, बेटा मुन्ना तो भी बोला है। और कोई आदमी ऐसे हमारे ऊपर हाथ फिरा के बोलते तू बोला है, तो हम और बोले हो जाते हैं। हेलो। तो जिनकी बात कर रहा है, मेरे सीनियरों का नाम लेके उन्होंने बोला, ये सब यही आगरा में रहते हैं। मान लो कि उन्होंने मुझे लूट लिया, आहा चक्कर में पड़ गया, तू कहां, छोड़ ये काम वाम, कुछ नहीं होता। जुड़े तो नहीं, लेकिन मैं समझ गया ये आदमी काम का नहीं है, काम को आगे बढ़ाओ। मैंने बोला आप यहीं बैठो, एक दिन मैं आपको डायमंड शिप में जरूर बुलाऊंगा अपनी। और दोस्तों, मेरे अपलाइन ने मुझे एक ही बात बोली। मैंने उनको पूछा था, बोले सर जिन लोगों के बीच में हम लोग बड़े हुए हैं, वो लोग हमें हमेशा अच्छे भले बुरे की सलाह देते हैं, वो इस काम के लिए क्यों नहीं मान रहे? तो उन्होंने एक ही बात बोली कि हर आदमी का अपना एक फील्ड होता है और उस फील्ड के अकॉर्डिंग उसकी नॉलेज होती है, और आदमी अपने फील्ड की नॉलेज के हिसाब से एडवाइस दे सकता है। जिस काम को जिसने कभी किया नहीं हो, उसकी अगर आप उसे एडवाइस लोगे तो वो उसमें हाथ खड़े कर देगा या आपको वो काम करने के लिए मना करेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी के पेट में दर्द हो और वो वकील के पास चला जाए, हेलो वकील साहब कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ एक काम कर सकते हैं, पूछेंगे शाम को क्या खाया था, बोले नथुराम के छोले खाए थे, बोले चलो उन पर केस करते हैं। उनको केस करना ही आता है, केस ही कर सकते हैं। यस या नो? सलाह सही जगह से लेनी चाहिए। और उन्होंने बोला कि हम ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी, हमने विश्वास किया है और आप हमारे साथ विश्वास करके काम करो, एक दिन आएगा कि हम आपको अपने जैसा बना देंगे। और मैंने उस दिन से ये कसम खा ली, मेरी असली मौसी के लड़के वो नहीं है जो उधर बैठे हैं, मेरी असली मौसी के लड़के ये हैं जो मेरे सामने बैठे हैं। और आज उनको भी फक्र होता है, यार सही किया तू लगा रहा तो। हेलो यस, नाम रोशन कर दिया तूने। मैं बोलता हूं, तुमने तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी मुझे रोकने के लिए। वो तो मैं ही पागल हो गया था, पता नहीं कौन सी भांग खा ली थी मैंने डायमंड शिप की। हेलो कई बार अकेले में पीठ ठोकने का मन करता है, सही किया जसवीर तू लगा रहा तो। हेलो यस, मैं आप सबको एक ही बात बोल रहा हूं भाई साहब, ये तमाम आएंगे एड़े टेढ़े पप्पू, हेलो हरिया कलुआ भौंदू सब, और आके बोलेंगे। एक्चुअली जो बात आप उनसे कर रहे हो उनकी प्रोग्रामिंग नहीं है उस तरीके की, उनके अंदर वो सॉफ्टवेयर है ही नहीं। हर आदमी वही काम कर सकता है जिस चीज की उसकी प्रोग्रामिंग की गई है। और हमारी प्रोग्रामिंग बचपन से नहीं, कई पीढ़ियों से एक ही चीज की गई है, नौकरी और कुछ नहीं। कोई अगर पूछता भी है तो एक ही बात पूछता है, और क्या चल रहा है, नौकरी का क्या है। हेलो दिमाग में यही चीज डाली गई है। इससे अलग अगर कोई बात करे तो वो समझ में नहीं आता। किसी व्यक्ति ने अपने लैपटॉप में सारे भक्ति के गाने भरे हैं और उसमें हनी सिंह का गाना ढूंढे हम, 4 बोतल वोडका, मिलेगा क्या? नो, क्या बोलेगा लैपटॉप? नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। और किसी देसराजी जैसे यंग लड़के ने अपने में हनी सिंह के गाने भर रखे हैं और उसमें ढूंढो ओम जय जगदीश हरे, मिलेगी क्या? नो, आरती के नाम पे वो बोलेगा नॉट फाउंड। सेम है इस बिजनेस में। आप बात कर रहे हो किसी से भी करोड़ों रुपए की, महीने के लाखों कमाने की, और उसके अंदर ये वाला सॉफ्टवेयर नहीं और उसका कंप्यूटर बोलता है नॉट फाउंड। क्या बोलता है? नॉट फाउंड। मेरा भी शुरू में तो नॉट फाउंड बोल रहा था, लेकिन इस सिस्टम में रह के, अपलाइनों के साथ रह के, पुराने वाले सॉफ्टवेयर डिलीट करके नई वाली प्रोग्रामिंग करके, और आज ये इस तरीके की प्रोग्रामिंग हो चुकी है। अगर आप इसमें फाउंड करोगे कि महीने का 1 करोड़, तो भी बोलेगा यस ये ऐसा किया जा सकता है।
सारा खेल प्रोग्रामिंग का है। और आज हम लोगों को यहाँ ऐसे अच्छे माहौल में बुलाया और आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हो रही है और आज हमारा कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे है। लेकिन बाहर मार्केट में जाओगे, लोग वायरस लेकर के बैठे हैं, आप कितनी भी अच्छी फाइल लेके जाना वो घुसा देंगे वायरस को। हेलो, अपना एक ही तरीका है, अपने अंदर अगर एंटीवायरस डाल के रखा तो बल्ले बल्ले है, और अगर वो एंटीवायरस नहीं डाला तो फिर बिजनेस से चले चले। हेलो, मेरे अंदर तो एंटीवायरस इतना तगड़ा था, गलती से भी किसी ने अगर वायरस वाली पेन ड्राइव घुसा दी ना, साला छुर्र कर देगा उसको। समझ आ रहा है? यस। दोबारा पेन ड्राइव लेके भी नहीं आए वो इधर। सलाह देने वाले को भी वही पहुंचा दिया जहां से आया है वो। एक ही आदमी है जो मुझे सलाह दे सकता है और वो है मेरा अपलाइन, क्योंकि उसने मुझे वादा किया, उसने मुझे देख करके ऐसा लगा उसको कि तू 8 लाख कमा सकता है, बाकी इस धरती पे कोई आदमी मिला ही नहीं मुझे। तो बात किसकी माननी चाहिए? अपलाइन की। किसकी माननी चाहिए? अपलाइन की। तो मेरा तो दृढ़ संकल्प रहा हमेशा। हम लोग यहाँ सक्सेस की बात करते हैं तो दिमाग में आता है कि साहब ये सब चीजें कब तक डायमंड बनेंगे। अभी तो मेरी 10 की टीम बड़ी मुश्किल से बनी है, 10,000 की कैसे बनेगी? 3 लोगों को ज्वाइन कराने में नानी याद आ गई। सर आप बात कर रहे हो 10,000 की। तो साहब ये मैं आपको बता दूं, ये जो आप अभी जिस लेवल पे हैं ये प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में असली और नकली की पहचान होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। जब एक पत्थर भी एक कारीगर के पास जाता है तो कारीगर भी पहले देखता है कि कौन सा पत्थर सही मूर्ति बनाने के काबिल है। इस पे 6 महीना तक अगर 6 नहीं तोड़ा चलेगा तो कहीं बीच में से टूट तो नहीं जाएगा। हेलो, यस। कुछ पत्थर अपने आप ही सरेंडर कर देते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हेलो, मैं ये मार नहीं झेल पाऊंगा। ऐसे कुछ एसोसिएट भी होते हैं हमारे यहाँ पे, बीच में ही हाथ उठा देते हैं, सर हेलो मेरे बस की बात नहीं है। उनका क्या होता है, जो पत्थर मूर्ति वाला है उसे तो मूर्ति की जगह लगाते ही हैं, और लेकिन जो मूर्ति नहीं बनना चाहता एक्सक्यूज मी बोलने लग जाता है, काट छांट होने से डरता है, तो उसको मूर्ति के सामने ही लगा देते। थोड़ी बहुत तू खुशबू लेता रही हो यहाँ पे अगरबत्ती की, लेकिन उसके संग होता क्या है? होता यह है कि जब भी श्रद्धालु मंदिर में आते हैं ना तो हाथ में एक नारियल होता है, तो नारियल मूर्ति पे तो तोड़ेंगे नहीं, सामने जो पत्थर लगाए उसी पर तोड़ते। जय श्री राम। उसने 6 महीने की छेनी हथौड़े की चोट से एलर्जी की थी, अब पूरी जिंदगी जब तक धरती रहेगी तब तक नारियल टूटेंगे उसके ऊपर। ये समझ लो आप, जो लोग आज बिजनेस में हैं उन्हें 3 से 4 साल की मेहनत करनी है और उसके बाद वो डायमंड बन जाएंगे और उनकी पूजा होने वाली है। लेकिन जो आज भी अगर यहाँ बीच में अगर सरेंडर कर गया तो भाई साहब, बीवी, बच्चे, पड़ोसी, मम्मी, पापा इतने नारियल तोड़ेंगे कि जिंदगी हराम कर देंगे। तो तू भी उसी कंपनी में जुड़ा था, क्या हुआ तेरा? हेलो, तेरे साथ का वो देखो लड़का BMW में घूम रहा है, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? हेलो, मेरे जितने भी साथी ना, पप्पू, भोला, कलुआ, भूरा, सब पे बहुत नारियल टूट रहे हैं आजकल। उनके घर वाले चैन से नहीं रहने देते, बोलते देख जसवीर को। अब बेचारे घर जाना भी कम पसंद करते हैं, नहीं तो फिर बोलेंगे घर वाले। हेलो, तो सोच लो नारियल वाला पत्थर बनना है कि मूर्ति वाला बनना है? मूर्ति वाला। अपना काम बड़ा आसान है, इसमें कोई ज्यादा टिकने के लिए ऐसी मुश्किल बात नहीं है। बाहर मार्केट में आदमी के ऊपर पता नहीं कितने सारे प्रेशर होते हैं। मैं लोगों को देखता हूं, मैं जब भी हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे मीटिंग करके जब भी आ रहा होता हूं, फ्लाइट में मेरे साथ कोई ना कोई आइटम तो बैठा ही होता है। हेलो, और अपन आराम से मूवी देखते हैं, गाने सुनते हैं, ट्रेनिंग सुन रहे होते हैं, और वो भाई साहब लगातार खटर पटर खटर पटर खटर पटर लगे ही रहते हैं। उनको पूछो क्या कर रहे हो? भाई ऑफलाइन काम कर रहा हूं। भाई तेरी ड्यूटी कभी खत्म होती है क्या? बोले भाई साहब जो पैकेज मिलता है उसके लिए ड्यूटी खत्म करने के लिए नहीं, काम करने के लिए मिलता है। हेलो, इतना प्रेशर। आदमी पैसा होते हुए भी छुट्टियां मनाने नहीं जा सकता। उसे बोलो, कोई भी तगड़ा दुकानदार हो, बोलो चलो भाई साहब 1 महीने के लिए चलने गोवा, तो मरवाओगे क्या भाई साहब? 1 महीने में तो लोग सोच लेंगे सेठ जी चले गए ऊपर। तगड़े से तगड़े सर्जन को बोलो कि चलो साहब 2 महीने यूरोप टूर करके आते हैं, रहने दो भाई साहब, मैडम को बच्चों को भेज दूंगा।